हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बात की थी सिंस और फॉर के डिफरेंस को समझा था। और वहाँ पर हमारे सामने कुछ चीज़ें आई थी, जैसे कैलकुलेशन ऑफ टाइम आई थी, ड्यूरेशन की बात आई थी, काउंटिंग ऑफ टाइम आया था, और स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम कोई पास्ट का। तो इसी के आधार पर हमने सिंस और फॉर को समझने की कोशिश की थी। तो अब कुछ सेंटेंसेस हैं सिंस और फॉर की प्रैक्टिस के लिए कि कहां पर सिंस आएगा और कहां पे फॉर आएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, राम हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस फॉर मॉर्निंग। तो जब भी हम बात करेंगे मॉर्निंग की, तो पार्ट ऑफ अ डे, हमने उसमें समझा था कि पार्ट ऑफ अ डे जब भी आएगा तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। तो यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, सिंस का। ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्ट ऑफ अ डे है, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, तो इस तरीके से अब जब भी बात करेंगे सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस फॉर 2 आवर्स। जब बात करें यहाँ पर 2 आवर्स की, तो 2 घंटे आपने काउंट कर लिया, 1 घंटा 2 घंटा, तो 2 आवर्स तो काउंटिंग ऑफ टाइम हो गया। तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा, फॉर का, सिंस का यूज नहीं होगा। तो ये डिफरेंस हमने देखा कि वहां पर मॉर्निंग था, सिंस आया, यहाँ पर 2 आवर्स है तो 4 आया। नेक्स्ट देखेंगे, रश्मि हैज बीन लिविंग हियर सिंस फॉर हर बर्थ। जब बात करें बर्थ की, तो बर्थ को भी हमने यही जाना था कि एक स्पेसिफिक टाइम है, कि कोई दिन ऐसा जिस दिन वो पैदा हुई थी रश्मि, तो हम उस दिन को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो इसीलिए यहां पर आएगा सिंस। तो सिंस यहां पर सही है, फॉर यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आई हैव बीन टीचिंग इन मुंबई सिंस फॉर आई स्टार्टेड टीचिंग। अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर ना तो पार्ट ऑफ अ डे है, ना यहां पर काउंटिंग ऑफ अ टाइम दी गई है, लेकिन यहां पर एक पूरा सेंटेंस लिखा गया है। तो देखिए कभी कभार सिंस फॉर के बाद आपको कोई फ्रेज भी मिल सकती है, जैसे हिज वेडिंग मिल गई, ठीक है, हिज बर्थ जैसे ऊपर आया था, हिज हर बर्थ आया, तो हर बर्थ क्या है, एक फ्रेज की तरह काम किया इसने, यहाँ पर एक फ्रेज है ये। आई स्टार्टेड टीचिंग, ये एक पूरा सेंटेंस है। तो जब भी आप, लेकिन देखिए बात क्या है, डिफरेंस क्या है, कि ये भी तो एक स्पेसिफिक टाइम को, एक पॉइंट ऑफ टाइम को ही मेंशन कर रहा है, कि वो कोई दिन जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उस दिन से मैं मुंबई में ही पढ़ा रहा हूं। तो इसीलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां ये सिंस कहना सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, रोहित हैज बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस फॉर 2 PM। अब देखिए 2 PM भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब भी हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, ऊपर आया था 2 आवर्स और यहां पर है 2 PM। तो 2 PM क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, और 2 आवर्स क्या है, जहां पर काउंटिंग होती है। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो इसीलिए यहां पर जो है पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और ये काउंटिंग ऑफ टाइम हो गई। तो दोनों जो भी डिफरेंसेस है उनको समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर आएगा सिंस, यहां पर फॉर कहना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से इस फर्क को समझा है, इन डिफरेंसेस को जाना है कि 2 आवर्स और 2 PM में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वी हैव बीन लर्निंग टेंस सिंस फॉर लास्ट वीक। ठीक है, देखिए लास्ट वीक, कभी कभार आपको क्या होता है ना, कि आपको ये मिल जाएगा, जैसे आपको ऐसे भी मिल सकता है, आ वीक। ठीक है, ऐसे आपके सामने ऐसा आ गया, या कभी कभार आपको ऐसे मिलेगा, द लास्ट वीक। इस डिफरेंस को ध्यान से समझें, प्लीज ध्यान दें थोड़ा सा। कभी आपको मिल गया लास्ट वीक, कभी आपको मिल गया आ वीक। आ वीक की जगह तो आपको 2 वीक्स भी मिल सकता है, 3 वीक्स भी मिल सकता है। तो जब भी आपने आ वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ तो काउंटिंग हो रही है। और जब भी काउंटिंग हो रही है तो फिर वहां पर किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। लेकिन जब हम लास्ट वीक और द लास्ट वीक को समझें, इन दोनों को समझें, तो यहां पर देखिए लास्ट वीक का मतलब है कि ये एक पिछला वीक था। ठीक है, यहां पर एक कोई पॉइंट था जिसे हम लास्ट वीक कहते हैं, यहां से काम शुरू हुआ, राइट, कोई भी एक पॉइंट, ये लास्ट वीक था और यहां से काम शुरू हो गया और वो काम अभी चल ही रहा है।
तो ये बनता है लास्ट वीक। लास्ट वीक की अगर हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे, हिंदी बनाएंगे तो हिंदी बनेगी पिछला सप्ताह, ठीक है। और जब हम बात करेंगे द लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 7 डेज, ठीक है, अ पीरियड ऑफ 7 डेज। तो इसलिए जो है यहां पर बात आएगी 7 डेज, इसका मतलब है 7 डेज से, और इसका मतलब है एक पॉइंट को ये यहां पर रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए लास्ट वीक जब भी आपको मिले तो उसके पहले आपको यूज करना है सिंस का, ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी बात आएगी द लास्ट वीक, इसका मतलब है ये 7 डेज के बारे में बताता है, ठीक है, पिछले 7 दिन के बारे में बताता है। तो इसलिए यहां पर अगर इसके पहले में यूज करना पड़े तो हम किसका यूज करेंगे, 4 का। ध्यान से देख लीजिए, ये यहां पर 4 आएगा, यहां पर सिंस आएगा। बात करेंगे आ वीक की, आ वीक से पहले किसका यूज होगा, 4 का होगा। 2 वीक्स होगा तब भी किसका यूज होगा, 4 का। तो ये बात आसानी से समझ में आती है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है इन्हीं बातों में रहता है। तो द लास्ट वीक से पहले 4, लास्ट वीक से पहले सिंस का यूज होगा। आई थिंक यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी, और जो हमने डिफरेंसेस समझे थे वो डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है, विराट हैज बीन प्लेइंग इन इंडियन क्रिकेट टीम सिंस फॉर 2008। तो विराट कोहली ने अपना डेब्यू किया था 2008 में, आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट किया था। तो ये जो है 2008 जो है, 2008 जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम है, कोई नेम ऑफ ईयर। हमने समझा भी था कि जब भी नेम ऑफ ईयर की बात करेंगे तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो यहां पर क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है, सिंस आएगा। जैसे देखिए आज है 2020, कब शुरुआत की, 2008 में। अब इनके हम काउंट करने लगेंगे, यहां से यहां तक की ड्यूरेशन को गिनेंगे, तो भैया यहाँ पर 12 ईयर्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 12 ईयर्स होता, 12 ईयर्स यहाँ पर यदि होता तो फिर यहाँ पे किसका यूज होता, 4 का होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2008 है, 2008 है, इसीलिए किसका यूज है, सिंस का यूज है। तो यही डिफरेंसेस होते हैं जो हमें समझने होते हैं। वी हैव बीन अवेटिंग, अवेटिंग मीन्स वेट फॉर, ठीक है, अवेटिंग मीन्स वेट फॉर, किसी का वेट करना, इंतजार करना। वी हैव बीन अवेटिंग हिम, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, सिंस फॉर यस्टरडे। जब भी बात करते हैं यस्टरडे की, यस्टरडे भी अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो भैया यहां पर आएगा सिंस, ठीक है। तो यहां पर किसका यूज किया जाएगा, सिंस का यूज किया जाएगा। तो देखिए ये बातें समझने वाली हैं और आसानी से समझ में भी आती हैं। और एग्जाम्स में इन्हीं के रिलेटेड बहुत बार क्या होता है कि एरर दिए जाते हैं, और यदि ये कीवर्ड्स होते हैं, अगर किसी ने इन कीवर्ड्स को पकड़ा और उसने समझने की कोशिश की तो समझ में आ भी जाता है, नहीं की तो फिर नहीं भी आता है, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ी सी कुछ बातें और करते हैं। आई थिंक ये आपने सभी अच्छे से देख लिया होगा, एक बार फिर देख लीजिए आप इन सारी चीजों को। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा लेते हैं, आगे सीख लेते हैं कुछ छोटी मोटी बातें। अब देखो कभी कभार है ना एक चीज और आती है, टाइम इमेमोरियल। टाइम एक कीवर्ड है टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है कोई अति प्राचीन टाइम, मतलब बहुत पुराना कोई समय, अज्ञात समय हम जिसे कहते हैं, बहुत ही पुराना, अति प्राचीन जिसे कह सकते हैं। तो लेकिन इसको भी हम काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए जब भी बात करते हैं टाइम इमेमोरियल की, तो टाइम इमेमोरियल से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि कभी इस वर्ड के पहले भी आपको यूज करना पड़े कि भाई सिंस करें या फोर करें, तो यहां पर भी आप यूज करेंगे किसका, सिंस का, फोर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए, अब हमने बात की है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, लेकिन ऐसे अब हमारे पास बचता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एक हमारे पास बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। 2 टेंस हमारे पास हो गए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको अगर आप
ने देखा है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या हो जाएगी, हैड बीन, और उसके साथ क्या आएगा, V1 प्लस ING। यही तो डिफरेंस है। प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन है, पास्ट में क्या है, हैड बीन है, ING प्रेजेंट में भी, ING पास्ट में भी है। अगर बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब एक विल होती है, दूसरी शैल होती है, और उसके बाद हमने पहले ही सीख चुके हैं ये बातें, तो हम जान चुके हैं कि विल और शैल के बाद यहाँ पर इसमें देखिए हैव और आएगा, हैव, यहाँ पर भी हैव आएगा, हैज का यूज होगा नहीं, चाहे विल हो चाहे शैल हो, दोनों के बाद में क्या आएगा, हैव। ठीक है, और उसके बाद हम आराम से किसका यूज कर सकते हैं, बीन का, क्योंकि बीन बी तो हमें चाहिए किसी ना किसी रूप में, विल के बाद लगाएंगे बी और ING लगा देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इसलिए हम बीच में क्या ले आए, हैव। तो विल हैव, शैल हैव, साथ में किसका यूज किया, बीन का, और उसके बाद यहां पर भी V1 प्लस ING। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया V1 प्लस ING। तो इस तरीके से हम पास्ट के और इसी तरीके से हम फ्यूचर के जो टेंसेज हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के, वो बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन देखिए थोड़ा सा एक चीज को समझेंगे, एक दो सेंटेंस के जरिए जानेंगे हम लोग। जैसे एक सेंटेंस बना दिया, इसका मतलब ये होता है कि कोई काम, थोड़ा सा ये समझिए, इट मीन्स ये हो गया कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, जो पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं पास्ट में ही जाकर के वो अब उसका एंड हो चुका है, अभी वो चल नहीं रहा है, अभी वो चल नहीं रहा है। और फ्यूचर में कोई ऐसा एक्शन जो आगे फ्यूचर में चल रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट को, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा था, तो ये जाना था कोई ऐसा एक्शन जिसकी शुरुआत कहां से हुई, पास्ट में, शुरुआत कहां से हुई, पास्ट में, और वो अभी तक यहां तक तो आ चुका है, उसका 10% या 20% या 30% जो भी उसका हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो आगे भी जाता चलता चला जा रहा है। ठीक है, यही हमने सीखा है। लेकिन जब हम बात करेंगे इस टेंस की, तो इस टेंस का मतलब होता है कि कोई एक्शन है, पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पास्ट में ही जा करके वो रुक भी गया है। ठीक है, तो इस टेंस में, इस टेंस में ये डिफरेंस है। लेकिन जब बात करेंगे इसकी, तो इसका मतलब होगा कोई ऐसा एक्शन जो किसी टाइम पे कब शुरू होगा, फ्यूचर में, और ये फिर आगे ही चलता चला जाएगा, यानी कि फ्यूचर में इसकी स्टार्टिंग होगी और ये आगे ही चलता चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें इन सभी में समझना होगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई आगे। जैसे देखो एक सेंटेंस में बनाऊं, व्हेन आई मेट हिम he had been awaiting me for 2 hours। तो आप देखिए साफ साफ, जब मैं उससे मिला तो वो मेरा वेट कर रहा था, कितनी देर से, 2 घंटे से। तो ये अपने आप में, जब हमने इसको ही यूज किया यहाँ पर, तो ये अपने आप ही पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो जब मैं उससे मिला वो मेरा 2 घंटे से वेट कर रहा था, तो ये पास्ट का ही है। ये सारी की सारी कहानी किसकी है, पास्ट की ही है। पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, पास्ट में कोई एक्शन खत्म भी हो गया है। लेकिन जब हम बात करेंगे फ्यूचर की, देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस बना दिया, ही विल हैव बीन, he will have been learning English since for 2021। ये देखिए, ठीक है, he will have been learning English since for 2021। तो अगर इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली, तो he will have been सही है, he will have been learning यहां तक भी सही है, इंग्लिश यहां तक भी ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर सिंस या फोर में क्या आए, कि सिंस आए या फोर आए।
तो देखो फोर तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, नेम ऑफ ईयर है, तो फोर तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर सिंस का यूज करें या ना करें, कि क्या यहाँ पे सिंस ठीक है। तो यहाँ पर सिंस भी सही नहीं है, सिंस भी रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि हम अब तक जितना भी पढ़े हैं उसमें हमने यही जाना है कि सिंस के बाद आता है कि पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम। तो यदि आज हम 2002 में 2020 में बात करें 2021 की, तो ये तो फ्यूचर की बात हो गई, और ये बात की इसके बाद क्या आता है, पास्ट आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सिंस कहना गलत होता है। यहाँ पर भी आता है फ्रॉम, यहाँ पर भी किसका यूज किया जाएगा, फ्रॉम, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ ले, यहाँ पर भी किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का। यहाँ पर सिंस का यूज नहीं होगा, फॉर का क्यों नहीं होगा ये आपको पता चल गया है। सिंस का क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर टाइम को मेंशन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है, ना कि कोई पास्ट के टाइम को। इसीलिए यहाँ पर हमने फ्रॉम का यूज किया है, सिंस का यूज नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात हमारी अब होती है कंप्लीट। अब हम लोग जो है एक अलग दायरे में बढ़ते हैं, अलग चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। कनेक्टेड तो इन्हीं से है। अब हमने ये जान लिया कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आती है। हमने फिर जरूरी चीज थी सिंस फॉर के डिफरेंस को समझा। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम वर्ब्स को फिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। आज एक छोटी सी शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कैसे कैसे काम करता है। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो होती है वो डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, कभी कभार अपने साथ वो कैरी करती है एस और ईएस को, ठीक है। यहाँ तक की बात आई थिंक समझ में है आपको अच्छे से। अब कभी कभार हम लोग जो है कुछ एक्शंस करते हैं, और वो एक्शंस कौन से होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, ठीक है। हैबिचुअल एक्शंस, आप इन्हीं को बोल सकते हो रूटीन एक्शंस। तो जब भी हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शंस या रूटीन एक्शंस की, यानी कि वो एक्शन जो हम फ्रीक्वेंटली करते हैं, बार बार करते हैं, तो ऐसे एक्शंस को हैबिचुअल एक्शंस कहा जाता है, ऐसे एक्शन को रूटीन एक्शन कहा जाता है। जैसे आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, आप एक सेंटेंस कह रहे हैं आई प्ले हॉकी। आई प्ले हॉकी जब आपने कहा है तो ये दिखाता है कि भाई आप हॉकी खेलते हैं, मीन्स आप हॉकी खेलना जानते हैं। लेकिन एक दूसरा सेंटेंस आप कहते हैं आई प्ले हॉकी एवरी डे, ठीक है। एक सेंटेंस आप कहते हैं आई प्लेड हॉकी एवरी डे। एक सेंटेंस आप कहते हैं आई प्लेड हॉकी, ठीक है। तो बंधु बात को ध्यान से समझें। आई प्ले हॉकी, आपने इसे बताया कि आप हॉकी खेलते, इट मीन से दिखाता है कि आप हॉकी खेलते, लेकिन इसमें कोई हैबिट आपकी या कोई रूटीन एक्शन इसमें नहीं पता चल रहा। लेकिन जैसे आपने एक सेंटेंस बोला आई प्ले हॉकी एवरी डे, इट मीन्स ये आपका हैबिट को दिखाता है, आपके हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, आपके रूटीन एक्शन को बताता है कि आप जो है हॉकी डेली खेलते हैं, एवरीडे खेलते हैं। दूसरा है भाई आई प्लेड हॉकी, देखिए सेंटेंस को देखिए आई प्लेड हॉकी, इट मीन्स तो ये होता है कि हो सकता है किसी एक दिन आपने हॉकी खेली, किसी एक दिन आपने हॉकी खेली हो, उसके बाद आपने खेला ही ना हो, तो आपका हैबिचुअल एक्शन, आपका रूटीन एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन आप कहते हैं कि आई प्लेड हॉकी एवरीडे, मैं हॉकी खेली, मैंने मतलब मैं हॉकी खेलता था और डेली मैं एवरीडे हॉकी खेलता था, तो भाई ये आपका बता रहा है हैबिचुअल एक्शन। तो ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन भी बताता है। तो जब भी हम बात करते हैं रूटीन एक्शन या हैबिचुअल एक्शन, तो इसका मतलब वो रूटीन, वो हैबिट आपकी पास्ट की भी हो सकती है, वो आपकी प्रेजेंट की भी हो सकती है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैबिट को बताने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है।
कुछ कीवर्ड्स हैं, जब भी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात कही थी कि कीवर्ड्स को हमें पकड़ना होता है, डिटेक्ट करना होता है। यदि वो हमें समझ में आते हैं तो फिर हमारी जो कहानी है अच्छे से बढ़ती चली जाती है। तो इसमें भी कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं फिर यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जो मैं यहाँ पर कीवर्ड्स लिख रहा हूं वो आपके रूटीन एक्शन, आपके हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट का ही सिर्फ आपकी हैबिट को बताते हैं। हो सकता है वो आपकी हैबिट पास्ट हो। तो कभी कभार हम सेंटेंस को जब पूरा देखते हैं, कंप्लीट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है या यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। एक सेंटेंस के जरिए हम समझेंगे इस बात को, ठीक है। जैसे देखो भाई, सेंटेंस है माई ग्रैनी, ठीक है। माई ग्रैनी गो टू टेम्पल एवरी डे, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है हमारा माई ग्रैनी go to temple every day, आगे है when she was alive, it means अब वो नहीं है, she is no more now, right। तो देखिए माई ग्रैनी, दोनों में बात तो वही आ रही है, मंदिर जाने की बात हो रही है, दोनों सेंटेंस में बात तो मंदिर जाने की ही हो रही है। लेकिन अगर हम इस दूसरे सेंटेंस, इसमें तो ना तो कोई प्रेजेंट की कोई, कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई हमें इस सेंटेंस को देख करके हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि व्हेन शी वाज अलाइव इट मींस शी इज नो मोर नाउ। तो ये बात किसकी हो गई, अपने आप में ये पास्ट की हो गई है। अब यहां तक तो सेंटेंस सेम है दोनों, लेकिन जैसे ही ये बात आई तो ये उसके रूटीन एक्शन, उसकी हैबिचुअल एक्शन को बता गया पास्ट का, क्योंकि ये पास्ट की बात है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वेंट का। लेकिन ये इसमें पास्ट कैसी कोई रिकॉग्निशन है ही नहीं, कोई पास्ट की कोई बात है ही नहीं, इसके अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन ऐसा है ही नहीं कि हम ये बता दें कि ये पास्ट का या फ्यूचर का कहीं है। तो जिसमें ना पास्ट हो ना फ्यूचर का, ऑटोमेटिक किसका बच जाता है, वो प्रेजेंट का। इसलिए यहां पर आएगा गोज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी कीवर्ड्स अभी मैं आपसे को आगे बता रहा हूं, इन कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज किए जाएंगे। ये सिर्फ इंडेफिनिट को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड्स आगे बड़ा नॉर्मली, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, वेरी ऑफन, rarely, barely, scarcely, hardly, seldom, ऐसे और वर्ड्स हो सकते हैं। और देखिए जैसे ऑफ एंड ऑन, once in a blue moon, every day, every week, every year हो सकता है, ठीक है। वीक लगा हो गया, ईयर हो गया, एवरी मंथ हो गया। तो इस तरीके से एवरी के साथ कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स और हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स यदि देखें हम लोग,
तो ये सारे के सारे वर्ड्स बताते हैं फ्रीक्वेंसी को, बारंबारता को बताते हैं कि कोई एक्शन जो होता है वो बार बार होता है, कितनी बार होता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड्स हैं। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में इन की वर्ड्स को देखेंगे तो एक बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो टेंस है इंडेफिनिट टेंस है, और उस टेंस में अगर आपको कहीं दूसरी जगह पास्ट या फ्यूचर की कोई भी पहचान नहीं मिले तो इसका मतलब है समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। उसी के अकॉर्डिंग फिर उसमें वर्ब्स, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो भी हैं वो सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो एक दो सेंटेंस बनाएंगे, समझते हैं हम लोग इस बात को। जैसे देखिए, ही ऑलवेज स्पीक, ये वर्ब है स्पीक द ट्रूथ, राइट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ड कौन सा आ गया? फ्रीक्वेंसी को बताने वाला ऑलवेज। तो ही के साथ यहाँ पर जो वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ किसका यूज करेंगे? स्पीक्स, राइट। तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस एक और लेते हैं हम लोग यही लिख लेते हैं, he read the Ramayana डेली। अब देखिए फिर यहां पर एक वर्ड आया फ्रीक्वेंसी को बताने वाला, डेली। पास्ट की तो कोई इसमें ऐसा है नहीं, तो ये सेंटेंस किसका बच गया? प्रेजेंट का है। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? डूअर क्या है? ही है, सिंगुलर है, वर्ब के साथ एसोरियस का यूज होगा, तो ये बन गया रीड्स। ठीक है, तो ये हमने एक यूज एक इसका सीखा है आज की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जब भी हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी को, द वर्ड्स विच मेंशन फ्रीक्वेंसी, तो वो जब भी हमें सेंटेंस में मिलेंगे वहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, या ये कह सकते हैं हम लोग इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट पास्ट का वो तो फिर सेंटेंस को देखकर ही हम लोग बता सकते हैं। तो अब हम लोग एक ऐसे मोड पे आ गए हैं जहां पर अब हमें एरर डिटेक्शन करना आएगा और फिल इन द ब्लैंक्स भरना आएगा। तो ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी जो इस कहानी को है, अपनी जो क्लास को है, आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। सी यू अगेन, बाय बाय।